उस लेवल पे जाना होगा जहां पे जो दिखता है हमेशा वही सही नहीं है। गूगल के क्वांटम कंप्यूटर ने विलो चिप का यूज करके एक्चुअल में किया क्या, इसको समझाने के लिए हमें एक चमगादड़ का रोल लेना होगा। और अब आता है मेरा पर्सनल फेवरेट, क्वांटम बटरफ्लाई इफेक्ट। तो बिट का मतलब होता है 0 या 1। अगर कोई भी एक स्विच है, फॉर एग्जांपल ये स्विच, मैं इसको लाइट को ऑफ कर सकता हूं, ऑन कर सकता हूं। एक नंबर हमें बता रहा है इंफॉर्मेशन कैसे फैलेगी। क्या हाल चाल है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम बटरफ्लाई इफेक्ट की, और साथ ही साथ गूगल ने एक क्वांटम कैओस नाम के एल्गोरिदम है जो अपने क्वांटम कंप्यूटर पे सक्सेसफुली रन की है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन एकदम बेस से, जीरो से स्टार्ट करेंगे। अगर मुझे पहली बार देख रहे हो, मेरा नाम है राजन चोपड़ा। हम यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम मैकेनिक्स की बहुत सारी बातें करते हैं। पहले मैं कुछ दिन लगा के अपने आप को चीजें सिखाता हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यही हम यहाँ पे करते हैं और बहुत ज्यादा मजा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अब जब इस वीडियो की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं ऐसा सोच रहा था कि हमने पहले कैसे नेकेड आई से जो चीजें दिखती हैं, मतलब जो हम देख सकते हैं, उसको पूरा छानबीन करने की कोशिश की। हमने टेलीस्कोप्स बनाए और हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करें डिफरेंट स्टार्स को। हमने ऐसे भी टेलीस्कोप्स बनाए जो कि ब्लैक होल्स की पिक्चर्स ले सकते हैं, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, और ऐसे बहुत सारी हमने चीजें की। लेकिन इसके अलावा अब हम और भी जो भी नेचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं सामान, हम उसे और ज्यादा डीप जाके समझना चाह रहे हैं। आप अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें और डीप जाना चाह रहे हैं। हम सिर्फ वो एस्ट्रोनॉमिकल स्केल नहीं, हम बायोलॉजिकल स्केल पे जाना चाह रहे हैं। हम जानना चाह रहे हैं कि जो वेल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल ब्लू वेल या कोई भी वेल, वो कैसे रास्ता ढूंढती हैं ओशियन के बीच में। हम और डीप जाना चाह रहे हैं। हम जानना चाह रहे हैं कि कैसे प्रोटीन फोल्ड होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस से फाइट कर सकते हैं। वी वांट टू नो दैट। लेकिन उसके लिए हमें उस लेवल पे जाना होगा जहां पे जो दिखता है हमेशा वही सही नहीं है। हमें क्वांटम लेवल पे जाना होगा। हम देखना चाहते हैं कि कैसे मॉलिक्यूल्स डांस करते हैं। हम देखना चाहते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, उनके कैसे पावर मिलती है, सन के अंदर एक्चुअल रिएक्शंस कैसे चल रहे हैं जिससे हमें यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, कैसे हमारी जो फोन की बैटरी है हम उसे और ज्यादा एफिशिएंट कर सकते हैं या फिर न्यू बैटरीज को बिल्ड कर सकते हैं। वी वांट टू नो अ लॉट मोर, और जिसके लिए हमें क्वांटम लेवल पे जाना ही होगा। और ठीक है, सारी बातें ठीक है, लेकिन दिक्कत पता क्या, जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स है ना, अगर हम उसमें एक मॉलिक्यूल भी, मैं मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैं एक मॉलिक्यूल को भी रन करना चाहता हूं, सिमुलेट करना चाहता हूं, तो मुझे अपने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बड़ा सुपर कंप्यूटर बनाना होगा उस मॉलिक्यूल को सिमुलेट करने के लिए, एग्जैक्ट उसकी सिमुलेशन बनाने के लिए। इतना ज्यादा डिफिकल्ट है। तो लोगों ने सोचा, साइंटिस्ट ने सोचा, ऐसा क्या करें। अगर हमें वेदर को सिमुलेट करना है, किस चीज की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें नेचर को सिमुलेट करना है तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी, किस भाषा की जरूरत पड़ेगी। एंड द आंसर इज नेचर की ही जरूरत पड़ेगी। हमें वैसे ही सोचना होगा जैसे नेचर सोचता है। नेचर यूज करता है क्वांटम मैकेनिकल रूल्स को, तो हमें भी एक ऐसी मशीन बनानी होगी। ह्यूमंस मशीन बना सकते हैं, हम नेचर नहीं बना सकते, लेकिन हम सिमुलेट कर सकते हैं उस नेचर को यूजिंग क्वांटम रूल्स, और वही पार्टिकल्स यूज करेंगे जो नेचर यूज कर रहा है, विच इज क्वांटम पार्टिकल्स। तो ये जो क्वांटम कंप्यूटर होता है, जो इसकी बेसिस होती है, वो वही क्वांटम पार्टिकल्स हैं। कई बार ऐसे टेक्निकल वर्ड्स कहीं यूज कर देते हैं, क्यूबिट्स क्यूबिट्स क्यूबिट्स। क्यूबिट्स मतलब क्या, क्वांटम पार्टिकल्स, दैट इज इट, खत्म, वहीं पर रुक जाएंगे। वो क्वांटम पार्टिकल्स की ही बात हो रही है। तो हमेशा अभी तक हम नेचर से एक स्टेप पीछे ही रहते थे, बट अब उसके साथ साथ चलने लगे हैं इस एक्सपेरिमेंट के बाद, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बाय द वे, गूगल ने सिर्फ ऐसा रैंडमली कोई ऐसा रिजल्ट पब्लिश नहीं कर दिया। उन्होंने यूसी बर्कले के साथ कोलैबोरेट करके, यूसी बर्कले ने क्या किया है, वो एक्सपेरिमेंट को अपनी लैब में अलग से करके दिखा, विदाउट यूजिंग एनी क्वांटम कंप्यूटर, और रिजल्ट मैच हुए। और एक बार नहीं, क्या हजारों बार ये टेस्ट को, ये एल्गोरिदम को रन करके देखा, और मैच हुए हर बार रिजल्ट। एंड दैट इज व्हाई दिस इज अ बिग डील, जिसको हमें जानना होगा। तो हमारे सामने एक कंप्यूटेशनल वॉल है। सुपर कंप्यूटर तो साइड पे ही हो गए, वो तो काम आएंगे ही नहीं। इसका मतलब अब हमें क्वांटम कंप्यूटर्स की बात करनी होगी, एक न्यू काइंड ऑफ टूल के बारे में बताना होगा, विच इज क्वांटम कंप्यूटर। जिसको समझने के लिए हम पहले तो ब्रेक थ्रू की बात कर लेते हैं कि गूगल ने एक्चुअल में किया क्या। गूगल ने अभी अभी रिसेंटली ही एक चिप लॉन्च की थी, विच इज विलो चिप, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये कुछ सेप्टिलियन ईयर्स में कुछ ऐसा टास्क, सेप्टिलियन 10 की पावर 25, एक क्या क्या 25 जीरो, इतने समय में होने वाले टास्क को, जो नॉर्मल सुपर कंप्यूटर होता वो इतना समय लेता, मोर देन द एज ऑफ द यूनिवर्स, उस टास्क को उन्होंने कुछ समय में ही करके दिखा दिया क्वांटम कंप्यूटर ने, उनकी ये चिप ने। 100 प्लस इसमें
100+ क्यूबिट वाली एक चिप, इसने करके दिखा दिया। ठीक है, बढ़िया था, लेकिन अभी कोई यूजफुल एप्लीकेशंस इसकी नहीं पता लग पा रही थी कि इससे हो क्या सकता है, हम इसे क्या अचीव कर सकते हैं, एंड वो एप्लीकेशंस अब हमें आती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी जो एक्सपेरिमेंट हुए, ये जो क्वांटम कैओस एल्गोरिथम जो मैं अभी जस्ट डिस्कस करने ही वाला हूं, पहले थोड़ा सा बेस बना दूं ताकि सभी इक्वल लेवल पे आ जाए, सभी सेम स्टेज पे आ जाए। अभी एक बस मैं चला रहा हूं जिसमें सबको चढ़ने के लिए मौका दे रहा हूं, बस उतना ही। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, जो क्वांटम एल्गोरिथम रन की, इनका कहना है 13,000 टाइम्स ज्यादा फास्ट ये प्रोसेस किया है, ये काम किया है एज कंपेयर टू द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर एग्जिस्टिंग। ठीक है, बढ़िया बात है। और दूसरा इन्होंने क्लेम किया, दो क्लेम थे इनके, एक वेरीफाइएबल रिजल्ट, वेरीफाइड रिजल्ट है, कहने का मतलब जो मैंने बताया यूसी बर्कली के साथ कोलैबोरेशन किया था, तो उन्होंने अपनी लैब में चेक किया और इन्होंने यहां पे किया कि जो भी सिमुलेशन, जो भी एल्गोरिदम रन की है, वो दोनों के रिजल्ट मैच हो रहे हैं या नहीं। गूगल के क्वांटम कंप्यूटर ने विलो चिप का यूज करके एक्चुअल में किया क्या, इसको समझाने के लिए हमें एक चमगादड़ का रोल लेना होगा, जगह जाना होगा जहां पे कंप्लीटली अंधेरा है। तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी गिरने वाली है क्योंकि हम अंधेरे वाली जगह पे जाने वाले हैं जहां पे लाइट नहीं होगी, लेकिन कैमरा हमारा थोड़ा पावरफुल है तो ये लो लाइटिंग में भी काम करेगा, थोड़ी सी शक्ल दिखाई देगी लेकिन समझ उसी एनालॉजी से आएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मजा आ जाए इस एनालॉजी को सुन के। पूरा अंधेरा है यहाँ पे, मुझे नहीं पता वो सामने दीवार कितनी दूर है, तो हमें चमगादड़ का रोल लेना होगा। जहां पे अभी मैं खड़ा हूं वहां पे थोड़ी सी रोशनी आ रही है मेरे इधर की साइड से, बट आगे नहीं है कोई भी रोशनी। मेरे को पता करना है वो दीवार कितनी दूर है, तो एक तरीका बताऊं, देखना ध्यान से। हेलो हेलो, जो भी मैं एको प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूं ना, वो एको, अगर मैं अपनी आंखें बंद करूं, इमेजिन करने की कोशिश करूं, मैं जो एको प्रोड्यूस कर रहा हूं उसका टाइम नोट करने की कोशिश करूं, उसकी डिस्टोर्शन नोट करने की कोशिश करूं, तो मैं बिना किसी दीवार को टच किए पता लगा लूंगा कि वो दीवार कितनी दूर है। अपने दिमाग में एक मेंटल पिक्चर्स बना सकता हूं। ऐसे ही करते हैं चमगादड़ भी, वो जब किसी भी गुफा में जाते हैं। अगर मैं थोड़ी आगे जाने की कोशिश करूं ना, तो मुझे पता लग रहा है कि दीवार के मैं करीब जा रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं ना, मेरी आवाज में चेंज आता जा रहा है। तो इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि मैं अपने आसपास की कई सारी चीजों का पता लगा सकता हूं जस्ट बाय लिसनिंग। वो जो एको है उनको सुन के, आवाज मेरी कैसे जा रही है, कैसे आ रही है, कितने समय लग रहा है, कैसे डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो रही है, अगर मैं इधर की डायरेक्शन में बोल रहा हूं तो कैसे वापस आ रही है, इधर की डायरेक्शन में बोल रहा हूं तो क्या हो रहा है। जस्ट इसको नोट करके मैं कितनी सारी प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कर सकता हूं। इमेजिन करके देखो। और घबरा तो नहीं गए ना, सबमरीन्स में भी तो ऐसे ही होता है, वो सोनार प्रोसेस का यूज करते हैं, पानी के नीचे कुछ वेव्स को भेजा जाता है ओशियन की डेप्थ को मेजर करने के लिए, और उस डेप्थ में और वो सबमरीन के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो भी पता लग जाता है, क्योंकि उस वेव्स में जो टकरा के वापस आ रही हैं उसमें कुछ डिस्टोर्शंस पैदा होने लग जाती हैं, जस्ट लाइक वो चमगादड़ वाली कहानी। मजेदार था ना। पता है जो गूगल के क्वांटम कंप्यूटर पे जो क्वांटम एकोज वाली एल्गोरिदम रन की गई, इसमें भी एग्जैक्टली यही था। ये जो मैंने चमगादड़ वाली कहानी सुनाई है, इसमें बस वो फिजिकल वॉल नहीं होते, कोई पत्थर नहीं होते हैं, कोई गुफा नहीं होती, यहां पे काफी सारे इंटरेक्टिंग क्वांटम सिस्टम्स होते हैं मेड ऑफ क्यूबिट्स। टेक्निकल वर्ड को अगर मैं छोड़ूं तो क्वांटम पार्टिकल्स, कोई फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स या सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स या फिर न्यूट्रल एटम्स, बस क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और उसकी एक वॉल बनी होती है। अगर मैं एक एको, एक गूंज को छोड़ना चाहूं तो क्वांटम लेवल पे ये जो गूंज प्रोड्यूस करने वाला काम है उसे हम बोलते हैं क्वांटम गेट्स। कहने का मतलब है सीरीज ऑफ ऑपरेशंस लगाए जाते हैं, लगभग 900 से लेकर 1000 तक। और अब आता है मेरा पर्सनल फेवरेट, क्वांटम बटरफ्लाई इफेक्ट, जो कि बड़ा मजेदार है। जैसे फॉर एग्जांपल वो सुना होगा ना एक बटरफ्लाई इफेक्ट, कि अगर मैं यहां पर छींक मारूंगा तो कहीं पर तूफान आने का कारण होगा वो मेरी छींक, वैसा ही कुछ मैं बताने वाला हूं। ऐसे समझो कि मेरे पास ना पहला केस, मेरे पास एक चिप है जिसके अंदर 100 क्यूबिट्स हैं, 100 क्वांटम पार्टिकल है। मैंने ऐसे धक्का दिया, वो 100 के 100 क्वांटम पार्टिकल में गूंज या डिस्टर्बेंस आगे गई और पीछे आ गई। सिंपल इनफ है ना। दूसरा केस, मैंने डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की। अब मैंने डिस्टर्बेंस का मतलब बता दिया, वो हमें क्वांटम गेट्स का यूज करना होगा, जिस पे अभी हम कुछ देर में आएंगे। मैथमेटिकली समझा जा सकता है उसे सिर्फ, बट मैंने जैसे ही डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की, डिस्टर्बेंस आगे जा रही है, सेम समय पे मैंने किसी एक क्यूबिट को, किसी एक क्वांटम पार्टिकल को पकड़ा, उसमें अलग से कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर दी। एक तो मेन डिस्टर्बेंस वो जो सब में फैल गई थी, वो जो मैंने बोला हेलो, और दूसरा मैंने यहां पे एक बाल्टी पे भी पैर मार दिया। वो जो बाल्टी पे पैर मारा है वो मैंने अलग से किया है, अपार्ट फ्रॉम दैट गूंज जो मैंने हेलो बोला था। इसका मतलब है वो क्वांटम सिस्टम में भी ऐसे ही होगा। अगर मैं कभी भी एक एको प्रोड्यूस करना चाह रहा हूं जो आगे की तरफ एको जा रही है,
उसके अलावा मैंने क्यूबिट को पकड़ के उसमें कुछ डिस्टर्बेंस करी, जब वो एको वापस आएगी ना तो उसमें फर्क होगा एज कंपेयर टू केस वन। बस खत्म। यही था कि कैसे हम दोनों केसेस को कंपेयर करेंगे। केस वन जिसमें प्योर एक एको है, केस टू जिसमें एको तो है ही, उसमें एक अलग से भी डिस्टर्बेंस कर दी है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे पता लग जाएगा कि कैसे एक छोटी सी डिस्टर्बेंस, एक टाइनी सा एक बटरफ्लाई जिसने अपने पंख हिलाए हैं, उसके पंख हिलाने की वजह से पूरे के पूरे सिस्टम में कैसे पूरा का पूरा सिस्टम कैसे अफेक्ट होता है विद टाइम। बस वही पता लगाया गूगल के क्वांटम कंप्यूटर ने 13,000 गुना फास्टर देन दी सुपर कंप्यूटर। एंड दिस इज द हार्ट ऑफ क्वांटम एकोज एल्गोरिदम, कि कैसे एक छोटी सी डिस्टर्बेंस पूरे के पूरे सिस्टम को अफेक्ट करती है, उसमें कैसे इंफॉर्मेशन फैलती है, उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। जिसको मैथमेटिक्स नहीं समझना वो ये सेक्शन को स्किप कर सकते हैं, इसके बाद मैं इसके एप्लीकेशन बताने वाला हूं, बट आई विल हाईली रिकमेंड लिसन टू दिस वन। कुछ ना कुछ तो सीख के जाएंगे पक्का, और कुछ मजेदार होगा। यही तो वो फर्स्ट हैंड चीज होती है जो हम ऐसा पेश कर सकते हैं, जो मेरी खासियत है, जो मैं कुछ न्यू पेश करने की कोशिश करता हूं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किसी भी क्यूबिट, सबसे पहले अगर मैं बिट की बात करूं तो बिट का मतलब होता है 0 या 1। अगर कोई भी एक स्विच है, फॉर एग्जांपल ये स्विच, मैं इसको लाइट को ऑफ कर सकता हूं, ऑन कर सकता हूं, ठीक है, तो या तो ऑफ थी या ऑन थी। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, फर्स्ट को 1 0 मैट्रिक्स फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 0 या फिर 0 1। जस्ट मैंने मैथमेटिकल टूल एक बिल्ड कर दिया और कुछ भी नहीं है। यहां पे भी क्यूबिट में भी ऐसा ही है, एक हो सकती है हमारे पास ये 0 स्टेट और एक हो सकती है 1 स्टेट। एक को मैं ऑफ बोल सकता हूं, एक को मैं ऑन बोल सकता हूं। या तो क्वांटम पार्टिकल अगर इस स्टेट में पड़ा तो इसको 0 बोल दिया, इस स्टेट में तो इसको 1 बोल दिया। जस्ट 1 और 0 तो नाम है ना, जब नाम ही है तो उसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकता हूं, है ना। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो मैं एक स्टेट लिखना चाहूं किसी क्वांटम पार्टिकल की, तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, अल्फा 1 0 और बीटा 0 1। कहने का मतलब है कि मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, अगर इसको अल्फा को यहां मल्टीप्लाई करें तो अल्फा 0 और यहां पे बीटा, सॉरी 0 बीटा कंबाइन करके कुछ ऐसे बन जाएगा, है ना। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं, बीटा को भी अंदर मल्टीप्लाई करूं, दिस इज आर स्टेट। अब क्वांटम सिस्टम में क्या होता है, ये जो अल्फा है, अल्फा नहीं, इसका जो स्क्वायर होगा वो हमें देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग या प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग स्टेट 1, स्टेट जो भी यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसको एक और भी नोटेशन से लिख सकते हैं, इसे डिराक नोटेशन भी बोलते हैं, ऐसा भी लिखा जा सकता है, जस्ट नोटेशन और कुछ भी नहीं है। तो ये, और दूसरा हमारे पास बीटा है यहाँ पे, तो बीटा स्क्वायर हमें देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग स्टेट 0 1 विच इज 1 स्टेट, कि पार्टिकल इस स्टेट में होगा उसकी प्रोबेबिलिटी अल्फा स्क्वायर से मिलेगी, इस स्टेट में होगा उसकी प्रोबेबिलिटी बीटा स्क्वायर से मिलेगी। यही ये कहना चाह रहा है अभी तक, ठीक है, सब कुछ बढ़िया था। अब लेकिन वहां पे तो 100 से भी ज्यादा क्यूबिट्स हैं विलो चिप में, तो सबके लिए एक एक करके लिखेंगे क्या? इसका मतलब है अगर मेरे पास एक क्वांटम पार्टिकल है तो क्वांटम पार्टिकल के लिए एब्स्ट्रैक्ट भाषा चलती है, कुछ इस तरीके की भाषा है। दिस इज एक्चुअली कोई भी क्वांटम पार्टिकल की स्टेट, टू स्टेट क्वांटम पार्टिकल, क्वांटम सिस्टम, एक ऐसा क्वांटम सिस्टम जो कि दो ही स्टेट में रह सकता है, या तो अप या तो डाउन, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, वैसा कुछ है यहाँ पे। तो ये हमारे पास स्टेट आ गई। तो क्योंकि मैं इसको विजुअलाइज नहीं कर सकता कि मैं अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल ऐसे रैंडम बोल दूं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो दोनों स्टेट में रह सकता है एट द वेरी सेम टाइम, स्पिन अप स्पिन डाउन, आई मीन इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है, कैसे हो सकता है कोई चीज दो जगह पे है एट द वेरी सेम टाइम। तो हमारे पास विजुअलाइज, भाई जितना विजुअलाइज करेंगे उतनी गलती करेंगे हम। तो क्या भाषा है जिसमें हम सोचे, फिर ये रही वो भाषा, दैट इज देयर इज द लैंग्वेज, दिस इज द लैंग्वेज। इस भाषा में हमें सोचना होगा, इस इन इन लफ्जों को हमें यूज करना होगा। देख रहे हो भाई कितनी खतरनाक लैंग्वेज यूज करने लगा आजकल। तो ये यूज करना होगा, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लो हमारे पास, अगर मुझे स्टेट को इवॉल्व करना है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 0 है विच इज 1 0, मेरे को ना इसको ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है किसी तरीके से, ऐसे है ना। मेरे को इसको, मान लो कोई पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, वो फंस गया 0 स्टेट में, मेरे को वापस ना उसे उसी स्टेट में लाना, वो सुपर पोजिशन 0 1 एक साथ। क्या करूं? ऐसी वाली स्टेट में लाना, बताना जरा 0 में है 1 में, नहीं बता पाएंगे। दिस इज बोथ एट द वेरी सेम टाइम, जब तक मैं इसे मेजर ना कर लूं। सुनिए ना ऐसी बात, वही वाला। तो अभी मैं मेजर नहीं कर रहा, ये वो सुपर पोजिशन वाली स्टेट है, मैं इसी में लाना चाहता हूं इसको, जो कि फंसा हुआ है सिर्फ 0 में। कैसे लाएं? तो अपने पास यहीं पे आते हैं कुछ ऑपरेशंस, वी कॉल देम
गेट्स, क्वांटम गेट्स, या फिर हम इन्हें क्वांटम कुछ ऑपरेशंस भी बोलते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, कई सारे नाम है। हम इसके साथ जाएंगे क्वांटम गेट्स, जिसमें से एक मैं बताने वाला हूं विच इज हाइडेमार्ट गेट, जो मैं हर वीडियो में बताता हूं, विच इज 1 1 1 -1। क्या होगा इससे करके देखते हैं। अप्लाई करते हैं गेट को, हाइडेमार्ट गेट को, इस तो अपने पास आ जाएगा 1/√2 1 1 1 1 -1 और 1 0। इसको इससे करेंगे तो अपने पास बचेगा 1, इसको इससे करेंगे तो अपने पास बचेगा 1, इसको इससे करा 1, इसको इससे करा तो हमारे पास 1 ही बच रहा है, और जिसको हम लिख सकते हैं 1/√2 1 0 1/√2 0 1। अच्छा, इसे कंबाइन करके देखोगे तो वापस हम यहीं पहुंच जाएंगे ना, 1/√2 को इससे मल्टीप्लाई करके देखो, इससे भी। लेकिन फायदा हमें क्या हो रहा है, 1/√2। याद करो अभी अभी क्या बताया था, ये जो आगे होता है इसके स्क्वायर से हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है। मतलब 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2, विच इज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द स्टेट 0। इसे ही तो 0 स्टेट बोला था, ये रहा, है ना। और 50% प्रोबेबिलिटी है कि स्टेट 1 मिले, दिस इज द स्टेट। हेडेमार्ट गेट हमने जैसे ही 0 पे लगा, जो फंसा हुआ था इलेक्ट्रॉन, जैसे ही मैंने हेडेमार्ट ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, वो दोबारा सुपरपोजिशन स्टेट में आ गया। लेकिन अगर मेरे पास 1000 इलेक्ट्रॉन्स या 1000 क्वांटम पार्टिकल्स हो, फिर क्या करेंगे? तो फिर हम ज्यादा डीप तो नहीं अभी जानने वाले, जस्ट उसको मान लेंगे कि उसकी स्टेट कोई भी साई है। अगर मैं उसमें कोई भी एक ऑपरेशन लगाता हूं यू, तो वो उसको ट्रांसफॉर्म कर देगी। दिस इज साई है कोई भी स्टेट ऑफ सिस्टम, क्वांटम सिस्टम। और अगर मैं उस पर यू लगा देता हूं ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो सारे के सारे पार्टिकल्स को ट्रांसफॉर्म कर देगा इन हायर डायमेंशनल स्पेस। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ये वो बोले हायर डायमेंशन नहीं है कि एक डायमेंशन, दो डायमेंशन, नहीं नहीं नहीं, मैथमेटिकल स्पेस। थोड़ा सा तो मैं समझा सकता हूं, थोड़ा सा तो मैं बताने की कोशिश कर सकता हूं। अगर इसके बारे में पहले नहीं सुना तो कोई बात नहीं। अगर मेरे पास 0 है तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 0। लेकिन अगर मेरे पास दो पार्टिकल एक साथ हो गए, तो ये स्टेट कैसे लिखूंगा? तो इसको मेरे को 4 डायमेंशंस में जानना होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने दिखेंगे मैट्रिसेस में, वो बस उसके डायमेंशन हो जाएंगे, खत्म। 4 डायमेंशनल। ये वो वाले डायमेंशन मत सोचो कि 4 डायमेंशन तो होते ही नहीं है, 4 डायमेंशन तो टाइम होता है, नहीं नहीं नहीं। अभी फिजिक्स में जाने की जरूरत नहीं, हम तो मैथमेटिक्स कर रहे हैं ना भाई साहब, है ना। तो ये मैथमेटिक्स वाले डायमेंशंस है, इसका कोई रियल लाइफ से लेना देना नहीं है। जितने एलिमेंट्स, मैं यहाँ पे 500 डायमेंशनल स्पेस भी बना सकता हूं, बस 500 एलिमेंट से तो लिखने हैं, 500 क्यूबिट्स एक साथ आ जाएंगे। ऐसे हम, अगर हमारे पास 100+ क्यूबिट्स हैं, तो मेरे को उतना ही बड़ा लिखना होगा जिससे मैं बचना चाहता हूं। तो इसका मतलब है यू क्या करेगा, दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। और हमें ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन लिखनी होती है, हम ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमेशा इक्वल टू 1 आए। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें ये प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी रहे, 1 रहे। बाय द वे, अगर थोड़ा मैथमेटिक्स में दिलचस्पी रखने वाले इंसान हो तो तुम्हें पता होगा दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, है ना, जिसकी रेडियस 1, दिस इज द रेडियस। यूनिट सर्कल भी बोलते हैं क्योंकि इसकी लेंथ 1, रेडियस 1 है, तो यूनिट सर्कल भी बोल रहे हैं हम इसे। तो ये हमारे पास आ चुका है। दैट मींस हम ये बताना चाह रहे हैं, मुझे ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होती है क्वांटम मैकेनिक्स में, नॉट ओनली इन क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम मैकेनिक्स में, जो कि इस बात को गलत साबित ना होने दे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। हाँ, ये इसे रोटेट कर सकता है, ये से रिफ्लेक्ट कर सकती है ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन इसकी लेंथ को बड़ा छोटा ना करे। प्रोबेबिलिटी हमेशा एक ही रहे, टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ इसकी कुछ चेंज हो सकती है, लेकिन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 रहनी चाहिए। तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो टोटल प्रोबेबिलिटी को ना छेड़े, लेंथ ऑफ दिस ना छेड़े, उसे हम कहते हैं यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस। और यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस का सबसे बड़ा फायदा होता है कि दे आर इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल का मतलब होता है इनवर्स इनका एग्जिस्ट करता है। इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब है, अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा हूं, अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने यूनिटरी डायमेंशन कुछ ऐसा सा लगा दिया फॉर एग्जांपल, ये मुझे बताना चाह रहा है कि कैसे मेरा सिस्टम इवॉल्व होगा विद टाइम। अच्छी बात यह है कि अगर मैं यू, डैगर बोलते हैं इसे, अगर मैं ये लगाऊंगा तो मुझे पता लग जाएगा मेरा सिस्टम कैसे इवॉल्व करेगा अगर मैं टाइम को रिवर्स कर दूं। दिस इज, इसीलिए हम यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करते हैं, क्योंकि इनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये हमें बताता है कि अगर फॉरवर्ड जा रहे हो तो बैकवर्ड का भी रास्ता हमारे पास होता है।
ये हमारे पास है और यहीं से वो इन्फॉर्म मैं थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक जाना चाहूंगा, इंटेंशनली जा रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स, अभी मैंने ब्लैक होल की सीरीज एक खत्म किया अपनी शॉर्ट वीडियो की, तो उसमें मैंने 5 शॉर्ट वीडियो में रील में मैंने बताने की कोशिश की है कि कैसे इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और कैसे क्वांटम कंप्यूटर्स उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, स्पेशली ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था। तो बट सोच के देखो ना, ये तो अभी रिलीज हुई है न्यूज और मैंने काफी पहले स्टार्ट की थी, और कई सूत्रों से बीच में से न्यूज मिल रही थी कि इस पे काम चल रहा है और हो जाएगा ये मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मैंने इसके जो पेपर पढ़े थे वो काफी ज्यादा ही प्रॉमिसिंग थे, क्वांटम बटरफ्लाई इफेक्ट या क्वांटम कैओस एल्गोरिदम के, जिसपे जस्ट डिटेल में हम बताने वाले हैं। बट तो मैं उसमें ये बता रहा था कि जो क्वांटम इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स होता है, कि स्टीफन हॉकिंग ने कहा था अगर ब्लैक होल के अंदर किसी भी चीज को गिर दो, ब्लैक होल के अंदर इस पेपर को अगर मैं गिर दूं, तो पेपर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि ये पहले पेपर था, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन हमारी क्वांटम फिजिक्स कहती है कि अगर मैं इस पेपर को जला दूं, अगर इस पेपर को जला दूं और उसके सारी राख, जो एशिज होते हैं, उसका धुआं, उसकी एनर्जी, उसकी हीट, सारा कुछ इकट्ठा कर लूं, तो रिवर्स प्रोसेस की जा सकती है, मैं दोबारा यही पेपर बना सकता हूं। इट इज थ्योरेटिकली पॉसिबल, प्रैक्टिकली कैसे होगा वी हैव नो आइडिया, बट थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है। तो उस हिसाब से तो फिर जो भी ब्लैक होल के अंदर गिरेंगे वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग ने ना साथ ही साथ हमें यह भी बताया था कि ब्लैक होल्स इवेपोरेट होते हैं, ब्लैक होल्स जो हैं एक जलते हुए कोयले की तरह हैं, धीरे धीरे उसमें से एनर्जी निकलती है। तो अगर एनर्जी निकल रही है, एक समय आएगा बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ब्लैक होल्स भी इवेपोरेट, ब्लैक होल गायब हो जाएंगे। तो जो भी मैं उसके अंदर इंफॉर्मेशन डाल रहा हूं, तो वो तो इंफॉर्मेशन गायब हो गई, लेकिन नहीं होनी चाहिए थी। क्वांटम फिजिक्स कहती है इंफॉर्मेशन कंजर्वेशन, इंफॉर्मेशन कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, बट स्टीफन हॉकिंग कुछ और ही बताना चाह रहे थे। और तो वो एक पैराडॉक्स टाइप बन गया कि अब होना चाहिए डिस्ट्रॉय या नहीं होना चाहिए। इक्वेशन स्टीफन हॉकिंग की कुछ और कह रही है, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय होनी चाहिए, और इधर कुछ साइंटिस्ट जो लेनार्ड सस्किंड और काफी सारे साइंटिस्ट हैं वो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए, क्वांटम मैकेनिक्स गलत नहीं कर सकते हम अपनी। तो मोस्ट प्रोबेबली क्वांटम कंप्यूटर्स में हम ऐसे सिमुलेशंस बना सकते हैं ब्लैक होल के, वैसी कंडीशंस बना सकते हैं, अभी वीडियो के एंड तक पहुंचेंगे ना तो पता लगेगा कि हम वो वैसी ही कंडीशंस ला सकते हैं सच दैट हम वो इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स को अपने क्वांटम कंप्यूटर के अंदर ही, क्योंकि रियल ब्लैक होल का एक्सेस तो हमें मिल नहीं पाएगा, तो क्वांटम कंप्यूटर के अंदर ही हम वो सारा काम करके देख लेंगे, सिमुलेट करके देख लेंगे, वैसी एक्सोटिक कंडीशंस बना के देख लेंगे कि एक्चुअल में इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय होती है या नहीं, तो वो उससे हमें पता लग जाएगा। एंड आई रियली होप क्वांटम फिजिक्स इज सेफ, और होगी भी, क्वांटम फिजिक्स थोड़ी गलत हो जाएगी भाई, लोगों का कैरियर है ना। चलो वापस हम आना चाहेंगे, इसके बाद मैं बता रहा था कि अब हमने क्या किया, 100 टोटल हमारे पास मान लो क्यूबिट्स हैं, जिसकी मैंने स्टेट मान ली है साई, साई इज द स्टेट ऑफ ऑल दोज, पूरी वो कंबाइन जो भी था उसकी 100 की स्टेट ये रही साई, इसमें सारा आ गया, सब कुछ आ गया। अब इसको इवॉल्व भी कराना है, तो इवॉल्व के लिए हमारे पास ये आ गया। इवॉल्व का मतलब है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया ना, कि अगर मैं इस रूम में डार्कनेस कर दूं तो मैंने आवाज मारी, तो इससे मुझे पता लग जाएगा कि सामने दीवार है या नहीं, इसको सुन के और मैं ध्यान से सुनूं, जैसे ही मैं कुछ भी बोलूंगा तो सामने दीवार से टकराएगी कोई भी आवाज और वापस आके मेरे कानों में लगेगी। अगर बीच में कोई खड़ा होता, भाई इमेजिन भी नहीं कर पा रहा इस समय इस सब जगह पे मैं अकेला हूं, सोचो मैंने भी लाइट बंद की और ऐसे चीख मारी अभी तो जैसी नॉर्मल आई है आवाज और मैंने दूसरी बार चीख मारी है ऐसे आवाज की, और बीच में मेरे को ऐसा महसूस हुआ कोई खड़ा हुआ है, तो ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा और मेरे को बेहोश होना पड़ेगा उसके बाद, तो है ना। तो वापस अगर इस पे आना चाहे तो ये हमें बताना चाह रहा है कि कैसे सिस्टम इवॉल्व होगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, समझ आया, सिस्टम कैसे इवॉल्व हो रहा है, अभी तो यही बता रहा था इतनी देर से मैन। ये हम क्या कर रहे हैं कि थाउजेंड्स ऑफ गेट्स लगाए हैं, मैं तो यहां पे सिर्फ यू दिखा रहा हूं, लेकिन यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ क्यूबिट्स हैं और थाउजेंड्स ऑफ गेट्स है, थाउजेंड्स ऑफ गेट्स का मतलब थाउजेंड्स ऑफ ऑपरेशन लगाए एक 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 एक, एक करके, मैंने वो थाउजेंड की जगह बस एक ही बार यू लिख दिया, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं जस्ट नोटेशंस को, एंड दैट इज माय वर्क। अगर मान लो ये यू साई हमारे पास बताना चाह रहा है कि कैसे सिस्टम आगे की तरफ इवॉल्व हो रहा है, जैसे ही सिस्टम मैंने आगे की तरफ भेजा फिर एक बटरफ्लाई आई जिसने अपने पंख को ऐसा कर दिया, एकदम बटरफ्लाई ने एकदम ऐसे किया, वो छोटी सी उसे हम बोलते हैं पटरविश, पता नहीं क्या ही एक तो वर्ड, छोटा सा मतलब ये ऐसा हमारे पास ऑपरेशन है डब्ल्यू,
डब्ल्यू हमारे पास ऐसा ऑपरेशन है जो कि जस्ट जस्ट पूरे सिस्टम को नहीं, सिर्फ एक क्यूबिट को, एक क्वांटम पार्टिकल को फ्लिप कर देगा। सारे के सारे ऐसे घूम रहे, सारे के सारे फॉर एग्जांपल ऊपर है, बस एक को ही नीचे कर देगा। समझ आया है ना, ना समझ आया ना कि मतलब गूंज जो है, मैंने जो भी बोला वो आगे की तरफ जा रही है, गूंज लग के वापिस भी आएगी। अभी अभी हम सिर्फ आगे की बात कर रहे हैं। ये यू बता रहा है कि कैसे आगे जाएगी वो पूरी की पूरी डिस्टरबेंस, वो कैओस, वो कॉम्प्लिकेशंस, वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम कैसे इवॉल्व होगा, वो ये यू बताएगा। ठीक है, आगे की तरफ जा रही है और बीच में ही हमने एक ऐसा ऑपरेशन लगाया है, उस गूंज के आगे जाने के बाद हमने एक बटरफ्लाई मतलब एक सिर्फ क्यूबिट को हमने छेड़खानी कर दिया उसके साथ, एक क्यूबिट की जो स्टेट है उसे फ्लिप कर दिया। एक बटरफ्लाई ने पंख को ऐसे कर दिया। अब जब वो गूंज वापिस आएगी, वो एको वापिस आएगी, तो उसमें थोड़ा सा फर्क हमें दिखाई देगा, जरा सा फर्क हमें दिखाई देगा, और उससे हम काफी सारी चीजें पता लगा सकते हैं। क्या पता लगा सकते हैं? एंड लेट अस सी। ओवरऑल हम यहां तक पहुंचे कि हमारे पास एक स्टेट है, उस पर हमने कोई यूनिटरी ऑपरेशन आगे की तरफ लगाया है। डब्ल्यू हमारे पास एक ऑपरेशन है जो कि एक छोटी सी परटर्बेशन है, जिसका मतलब है कि एक ही क्यूबिट पे हमने छेड़खानी किया। आफ्टर दैट एको जब आगे चली गई है ना, वो जो डिस्टरबेंस है, आगे जाने के बाद हमने एक कंपोनेंट से छेड़छाड़ की है, जब वो वापस आएगी तो उसको मैं मेजर कर लूंगा। वो जो एको वापस आएगी उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, और उसी चेंज से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि वो जो मैंने डिस्टरबेंस क्रिएट की थी वो कहां हुई थी। मैं उसके बारे में काफी सारी प्रॉपर्टीज, कैसे इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ क्वांटम कंप्यूटर, वो मुझे पता लग सकता है। अभी तक नहीं पता था। जैसी एको आगे की तरफ जाएगी, जो क्यूबिट्स हैं उसमें मैंने एक को धक्का दिया। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बेटर एग्जांपल है। मैं बैठा हूं मुंबई की लोकल ट्रेन में और पूरा फंस के बैठा हूं, यहां भी लोग वहां भी लोग, अब बाहर भी नहीं गिर सकते हैं क्योंकि पकड़ा हुआ है सबने ट्रेन का जो भी रोड वगैरह है उसको। लेकिन मैं इतना ज्यादा फंस गया, फ्रस्ट्रेट आया, मैंने एकदम ऐसे कर दिया तो आसपास के लोग भी हिलेंगे, है ना। वाइब्रेशंस, डिस्टरबेंस आगे जाएगी, और जो बिल्कुल कॉर्नर पे खड़े हैं वो भड़केंगे और वो वापस भी भेजेंगे वही वही डिस्टरबेंस को, तो मेरे पे आके वापस लगेगी। एक तो होगी नॉर्मल सिचुएशन। अब मेंटोस जिंदगी में जाते हैं। जैसे ही मैंने आगे भेजा वाइब्रेशंस को, जैसे मैंने डिस्टरबेंस को आगे भेजा, उसमें से दो लोग निकल गए। वो भीड़ में से दो लोग निकल के, और वो ट्रेन में देखा ना, वो स्लीपर वाली जगह होती है ऊपर लेटने की, वहां पे जाके बैठ गए इंस्टेंटली। तो जब वापिस आई वो डिस्टरबेंस, वो जो कॉर्नर में बैठे थे उन्होंने धक्का दिया। अब दो वेकेंट स्पेस की वजह से जो मैंने डिस्टरबेंस अब फील की, उसमें थोड़ा सा फर्क होगा, और वो फर्क हमारे लिए बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उससे काफी सारी बातें बता सकते हैं। मुझे नहीं पता वो कहां से निकला है इंसान, लेकिन मैं उससे उससे कैलकुलेट करके, मैं उसको महसूस करके बता दूंगा कि इतनी दूर होगा वो जो इंसान निकला है। मैं काफी सारी क्वांटम कंप्यूटर के बारे में उससे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकता हूं। मैं क्वांटम लेवल पे काफी सारे ऐसी ऐसी चीजों को डिस्कस कर सकता हूं जो आज से पहले इम्पॉसिबल मानी जाती थी। मैं मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को इससे डिस्कस कर सकता हूं। थोड़ा और आगे बढ़ना चाहेंगे फिर बताता हूं, लेकिन हम आगे तो चलेंगे, वापस कैसे आएंगे? ये आगे जाना, ये बटरफ्लाई के वो विंग, वापस आने के लिए बस हमें यहाँ पे एक यू डैगर लगाना होगा। अभी अभी मैंने बताया था कि यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन रिवर्सेबल होती है। जो एको है वो रिटर्न हो चुकी है, एको हैज रिटर्न टू ओरिजिन, ओरिजिन पे वापस आ चुकी है इसके बाद। लेकिन अब हम उसको सुने कैसे, उसको हम मेजर कैसे करें? बड़ा मुश्किल है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या होता है, अगर मैं नॉर्मल कंप्यूटिंग की बात करूं, जो हम देख रहे हैं वही स्टेट है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में जो हम देखते हैं और जो स्टेट है, दे आर वेरी 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 डिफरेंट थिंग्स। इसका मतलब है, अगर मैं फॉर एग्जांपल दो क्यूबिट्स की बात करूं, तो लेट अस से ये स्टेट अल्फा बीटा, और ये गामा, और ये डेल्टा, ये स्टेट है हमारे पास फॉर एग्जांपल, ये स्टेट है। लेकिन जब मैं देखूंगा तो इन चारों में से एक मेरे को दिखाई देगा। तो जो हम देख रहे हैं और जो स्टेट है वो तो बिल्कुल अलग अलग है। इसका मतलब हमें यहाँ पे कुछ तो ऐसा करना होगा कि मैं मेजरमेंट कैसे करूं, मेजरमेंट वाला सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। एंड अब जैसे ही एको वापस आ रही है, तो मुझे अपने क्वांटम सिस्टम की, जो भी मेरे पास चिप है, विलो चिप, उसकी बस एक कोई भी एक प्रॉपर्टी मेजर कर लेनी है। लेट अस से वो प्रॉपर्टी वी है। अब हम ऑपरेटर्स के ही टर्म्स में बात करते हैं, सारे के सारे जितने भी हमारे पास सिस्टम पे बदलाव आ रहे हैं ऑपरेटर के टर्म्स में, तो मैं यहाँ पे फाइनल एक वी लगाने वाला हूं।
एंड मेरे पास फाइनल एक पीस ऑफ पजल आ रहा है। मैंने सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है यहाँ पे। इससे हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो हम मेजर करेंगे। मेजर करने के लिए हमें एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए होती है। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू को साधारण भाषा में बिल्कुल 10वीं क्लास में लेके आना चाहूं तो एक्सपेक्टेशन मतलब वो मीन वैल्यू, याद है ना, ऐसे अलग होती है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मान सकते हैं कि जो हमने मीन मीडियन मोड पढ़े ना, काइंड ऑफ वैसी चीज जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होती है। मीडियन जैसे हमें पता है ना, जो मिड वैल्यू होती है, मोड जो होता है तो वो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होती है। वैसा ही कुछ कि जो हमें आउटकम के बाद मिल सकती है, वो वैल्यू हमें इसका यूज करके कैलकुलेट करनी है। और इसके लिए हमें समझना होगा फाइनल पीस ऑफ पजल विच इज कॉम्यूटेटर। इतनी ही मैथमेटिक्स की जरूरत थी। कॉम्यूटेटर तो आसान से है। फॉर एग्जाम्पल मैं जूते पाने लगाऊं तो उससे पहले मुझे सॉक्स डालने होंगे, फिर जूते डालने होंगे। ऑब्वियस सी बात थी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मैं पहले जूते डालूं फिर सॉक्स डालूं? इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पे हम ये पूछना चाह रहे हैं, क्या ऑर्डर मैटर करता है? डांस, ये तो शूज वाली सिचुएशन है, इसमें तो हाँ। वैसे ही यहां पे कॉम्यूटेटर हमारे पास कुछ ऐसा लिखा जाता है विच इज WT V0, जिसपे डैगर लगने वाला है। दिस इज अ मेथड टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्यूटेटर। और ये नंबर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो हम लिखने वाले हैं अभी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे W T V0 का मतलब याद है ना, वो स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी कैसी थी, है ना? वो जो अभी हमने यहाँ पे V लिखा था, वो स्टार्टिंग में जो भी प्रॉपर्टी की हम बात करें, फॉर एग्जांपल स्पिन, हर क्यूबिट का स्पिन स्टार्टिंग में कैसे था, वो V0। और WT का मतलब है उस बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से, वो एक क्यूबिट पे जो परटर्बेशन हमने की है, वो जो एक क्यूबिट पे छेड़छाड़ की है, उसकी वजह से वो स्पिन में या उस प्रॉपर्टी में क्या चेंज आया, वो कैलकुलेट करेगा ये। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये चीज शायद तुम लोगों ने देखी होगी। Z स्टार होता है A माइनस आयोटा बी, और Z होता है A प्लस आयोटा बी। दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो A स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस आयोटा 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 स्क्वायर बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है -1 विच इज A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर का। वैसे ये हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा इस कॉम्यूटेटर का। यूजुअली जितने भी कॉम्यूटेटर होते हैं, अगर मैं यहाँ पे कोई कॉम्यूटेटर लिख के दिखाना चाहूं, WV ऐसा कुछ दिया, ऐसे डिनोट करते हैं कॉम्यूटेटर को। ठीक है, अगर मैं इसको यूजुअली देखना चाहूं तो ये होता है WV माइनस BW। नॉर्मल जो सिस्टम होते हैं हमारे लेवल पे एटलीस्ट, ये आंसर आता है 0। अरे VW को WV लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम पे चले जाएं, क्वांटम सिस्टम पे चले जाएं, कैओटिक सिस्टम में चले जाएं, तो क्वांटम कैओस आ जाती है वो 100 क्यूबिट से एक साथ, तो हमारे पास ये 0 नहीं होता है। तो हमें ये कैलकुलेट करना होता है एंड दिस नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाय द वे, ये जो भी हमें दिख रहा है अजीब सी चीज, ये एक नंबर है, सिंगल नंबर। सिंगल से याद आया, छोड़। एंड यही तो वो नंबर है जिसको गूगल के क्वांटम कंप्यूटर ने विलोचिप का यूज करके 13,000 गुना किसी सुपर कंप्यूटर से फास्ट कैलकुलेट किया। यही है वो नंबर। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट मैटर्स, नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, जो कि मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश की है। गूगल का जो इवेंट था, उन्होंने स्पेशल, मैंने जब मैं गूगल का इवेंट देख रहा था, जब मैं गूगल की ऑफिशियल वीडियो देख रहा था, तो मुझे एक नाम सुनाई दिया विच वॉज आउट ऑफ टाइम ऑर्डर। बड़ा टेक्निकल सा नाम दिया है, ऑर्डर कोरिलेटर। एट द एंड ऑफ द डे इस नंबर का ही नाम उन्होंने दिया हुआ है, जो वैल्यू है हमारे पास। तो क्यों जरूरी है लेकिन ये नंबर? ठीक है, 13,000 गुना ज्यादा फास्टर इसको मेजर कर लिया है क्वांटम कंप्यूटर ने एज कंपेयर टू कोई भी सुपर कंप्यूटर, बट क्या फायदा? उसके लिए हमें समझना होगा NMR टेक्नोलॉजी को, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसका मतलब होता है कि हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं। जिसका मतलब है 3D स्ट्रक्चर जान सकते हैं हम किसी भी प्रोटीन का। इसका मतलब है प्रोटीन फोल्डिंग, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास। साधारण भाषा में अगर बताना चाहूं, कौन सा प्रोटीन किस तरह के वायरस से डील कर सकता है, अगर मैं 3D स्ट्रक्चर या शेप ऑफ मॉलिक्यूल जान जाऊं तो मैं डायरेक्टली बता दूंगा। अगर मैं मॉलिकुलर लेवल पे जाके उसको स्टडी कर पाऊं, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। हम काफी सारी अप्रोक्सीमेशंस यूज करते हैं इवन इन दीज, इवन यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। तो अगर हम इसको और डीपली जान जाएं मॉलिक्यूल्स को, मॉलिक्यूल्स की शेप को, तो हम काफी सारी और भी सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। इवन हम इमोर्टैलिटी की तरफ भी जा सकते हैं। मैं अभी वो टॉपिक्स पे नहीं जाना चाहूंगा। हम ऐसे एनर्जी सोर्सेज बना सकते हैं, हम ऐसी बैटरीज बना सकते हैं जो कि ज्यादा अच्छी तरह से एफिशिएंटली एनर्जी को स्टोर कर सके। बट वो सारी तो हो गई इसकी एप्लीकेशंस। इन दोनों में क्या कनेक्शन है?
इस सिंगल नंबर, और ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, बाय द वे यही है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एमआरआई मशीन्स के पीछे का राज। लेकिन व्हाट इज द कनेक्शन? कनेक्शन क्या है दोनों के बीच में? ये एनएमआर टेक्नोलॉजी कहां से आ गई बीच में, और ये सिंगल नंबर, ये तो हमारे पास मैथमेटिकल एक जस्ट एक नंबर है, और जो कि हमने चलो मान लो 1000 टाइम्स, जितने भी टाइम्स हमने इसको कैलकुलेट किया सही आया, लेकिन क्या फायदा? फायदा हमारे पास ये होता है कि जो भी हमारे पास जैसे मैं अभी इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं, ओटीओसी, ये जो हमारे पास ओटीओसी है, जो नंबर है हमारे पास, ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है जो सिग्नल्स यहां से निकलते हैं। ये जो एनएमआर मशीन्स होती हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मशीन्स होती हैं, इससे निकलने वाले जो सिग्नल्स हैं वो कैसे फैलेंगे, वो इंफॉर्मेशन कैसे फैलेगी विद इन मॉलिक्यूल्स, उसके लिए ये नंबर बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस सिंगल नंबर क्वांटिफाइज दैट स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट हाउ इंफॉर्मेशन स्क्रैम्बल्स, कैसे फैलेगी, कैसे मिक्स होगी, इस एक नंबर से बताया जा सकता है। मतलब कहने का है कि ये जो हमारे पास क्वांटम बटरफ्लाई इफेक्ट है, दिस डिक्टेट्स एनएमआर एनएमआर सिग्नल्स। एनएमआर टेक्नोलॉजी के बारे में अगर थोड़ा सा और जानना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ रिसोर्सेज देने वाला हूं, उसमें जरूर जान सकते हो, तो इसको और बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। बट जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि गूगल ने यूके यूसी बर्कली के साथ मिलके इसको कई सारी बार लैब्स में भी टेस्ट कराया, चेक कराया, और सारे के सारे रिजल्ट पॉजिटिव आए। इसका मतलब भरोसा किया जा सकता है, और काफी अच्छे खासे पेपर भी पब्लिश किए हैं। एंड दैट एट द एंड प्रूफ्स कि क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए नहीं, इस बार हम एक्चुअल में सिमुलेट कर सकते हैं एक्चुअल रियलिटी को। सोच के देखो ना, ये एक सिंगल नंबर, ये जो ओटीओसी है हमारे पास, आउट ऑफ टाइम ऑर्डर कोरिलेटर, ये ही सिर्फ हमें बताना चाह रहा है कि कैसे कैसी शेप होगी मॉलिक्यूल्स की, कैसे इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है। मेरे दिमाग में जब भी इंफॉर्मेशन वर्ड आता है तो मैं ब्लैक होल पैराडॉक्स की तरफ ही चला जाता हूं, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स की तरफ चला जाता हूं, बट उस पर भी आएगी वीडियो, और उस पर तो मैं और डिटेल में बना सकता हूँ। जब मैं इसके पेपर रीड कर रहा था, मेरे को काफी ऐसे प्रोमिसिंग रिजल्ट दिख रहे हैं जो इसकी तरफ आ जाएंगे। और जब गूगल का ऑफिशियल वीडियो लॉन्च हुआ था इस पे, उन्होंने भी ब्लैक होल का वर्ड तो यूज किया था, ज्यादा घुसे नहीं थे इसमें, बट वर्ड यूज किया था। तो इसी एक सिंगल नंबर से सोचो हम कितना सारा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हाउ सिग्नल्स या हाउ इंफॉर्मेशन स्प्रेड्स ऑन क्वांटम लेवल। सिर्फ एक नंबर से, एक नंबर हमें बता रहा है इंफॉर्मेशन कैसे फैलेगी। चलो अच्छी बात है, इस बार हम क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए नहीं, कैसे रियलिटी को सिमुलेट कर सकते हैं, कैसे नेचर के हद तक हम पहुंच सकते हैं, वो हमें पता लग रहा है। इसका मतलब भाई ये वाली जो सेंचुरी है, ये थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट की नहीं है, ये प्रैक्टिकल फिजिसिस्ट की भी नहीं है। शायद इस बार रिवोल्यूशनाइज करने वाले हैं क्वांटम कंप्यूटर्स। एक्चुअल में कंप्यूटर्स कुछ ऐसा करके हमें दिखाएंगे जो कि शायद इम्पॉसिबल लगता है। नेचर को सिमुलेट करने के लिए हमें नेचर की जरूरत पड़ती, जो कि हम यूज करेंगे इनसाइड अ क्वांटम कंप्यूटर, एक्चुअल क्वांटम पार्टिकल्स। अब हम बीइंग साइंस से डूइंग साइंस पे आ गए हैं, जो कि अच्छी बात है। अब हमारे पास क्या क्या रास्ते निकल के आ रहे हैं यहां से, मैं वो भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास बेटर ड्रग डिजाइन कर पाएंगे, क्योंकि हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स पता लगेगी। हम प्रोटीन फोल्डिंग में थोड़ी और एडवांसमेंट कर पाएंगे, अब हमें अप्रोक्सीमेशंस की जरूरत नहीं रहेगी। हम बैटरीज न्यू बना सकते हैं बाय सिमुलेटिंग न्यू मटेरियल्स। अलग अलग पार्टिकल को हम क्वांटम कंप्यूटर के अंदर ही सिमुलेट कर सकते हैं। वो सिमुलेशन कैसे काम करती है, क्वांटम सिमुलेशन, अगर उस पर वीडियो चाहिए तो जरूर डिस्क्रिप्शन में बता सकते हो। मैंने रिसेंटली वो कंप्लीट किया टॉपिक, तो मैं उस पर जरूर बनाऊंगा कि क्वांटम सिमुलेशन कैसे काम करती है, और कैसे हम आईबीएम का क्वांटम कंप्यूटर यूज करके कुछ एल्गोरिदम्स को रन कर सकते हैं फ्री में ही, तो वो भी मैं बना दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा हम और कैसे कैटलिस्ट बना सकते हैं ताकि हमें क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी मिल जाए। दीज आर दी फ्यू एप्लीकेशंस, और ये मैं बताना चाहता था आप सभी लोगों को, तो दैट इज इट, यही मैं प्रिपेयर करके आया था। तो आई होप कि ये सारी चीजें समझ आई होंगी। थोड़ा मैथमेटिकली हैवी हो गया, बट मैंने चाहा कि मैं वो सारी चीजें एक्सप्लेन करूं जो फर्स्ट हैंड नॉलेज, क्वांटम कैओस एल्गोरिदम और क्वांटम बटरफ्लाई इफेक्ट, जो एक्चुअल में समझा सके। एंड दैट इज इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत करना बहुत सारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।